वह अपने इलाके का सरदार था, सरदार बलराज राठौर। इस वक्त वह अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल में घूम रहा था। उसकी दबंगई और गुस्से की वजह से कोई भी उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल में घूमना और वहां की नायाब चीजों को ढूंढना उसका जुनून था। इस वक्त उसकी नजर दूर एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। वह उसे गौर से देख ही रहा था कि अचानक किसी और की हलचल से हिरन तेजी से भाग गया। बलराज चौंक गया और दूरबीन से इधर उधर देखने लगा। तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई दी। उसके कंधे पर स्पोर्ट्स राइफल जैसी चीज टंगी हुई थी और वह अपने साथी से गर्व से कुछ कह रही थी। उस लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और गाल का डिंपल उसकी मुस्कान को और भी असरदार बना रहा था। पास खड़े आदमी ने धीरे से कहा, सरदार, यह दुश्मन कबीले के मुखिया हसवंत चौधरी की पोती रागिनी है। कुछ दिन पहले ही शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करके लौटी है। बलराज ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधे उस जगह की तरफ बढ़ा। रागिनी, अब चलो यहाँ से। अगर इस इलाके का सरदार आ गया तो मुसीबत हो सकती है। विपुल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रागिनी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, ऐसे कैसे चली जाऊं? सबको पता चलेगा कि रागिनी चौधरी यहाँ आई थी और अपनी बहादुरी दिखाकर लौटी है। इतना कहकर वह मुस्कुराई। उसी वक्त जंगल में गूंजती भारी और दबंग आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रागिनी ने कैप सीधी करते हुए पलटकर देखा। सामने सफेद कुर्ता पैजामा में बलराज राठौर अपने घोड़े से उतर रहा था। अपनी दबंग पर्सनालिटी के साथ सनग्लासेस उतारता हुआ उसके करीब आया। अपनी गहरी काले रंग की आंखें उस हसीना की नीली आंखों से टकराई। विपुल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। किसकी इजाजत से तुम दोनों यहाँ हो? उसका सवाल भी उसी की तरह दहशत से भरा हुआ था। सामने खड़ी लड़की ब्लू कॉलर की सिंपल सी टी शर्ट और ट्राउजर में थी, जबकि स्कार्फ को गोल मोल करके गले में डाला हुआ था और सर पर कैप थी। उसका यह हुलिया देख बलराज राठौर को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया था। सरदार हसवंत चौधरी की पोती को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मिस्टर, वो गर्दन उठाकर बोली और बलराज राठौर की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। रागिनी, चलो यहाँ से। माफ कीजिएगा सरदार, हम यहाँ गलती से आ गए। विपुल ने रागिनी का हाथ थामा जो सरदार बलराज राठौर की आंखों में बुरी तरह चुभा। हाथ छोड़ो मेरा। किससे और क्यों डर रहे हो? रागिनी ने तीखे लहजे में कहा। यह जंगल सरदार बलराज राठौर के इलाके में आता है रागिनी बिटिया, और आपने यहाँ आने की गुस्ताखी की है। पास खड़े बीरपाल ने ताना मारते हुए कहा, ओ हेलो, मैंने कोई चोरी नहीं की और वैसे भी मुझे जंगल में घूमना पसंद है। मैंने एक हिरन देखा, तब हम अपने इलाके में खड़े थे। अब हिरन देखकर मेरा पीछा करने का मन हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़कर बोली। उसकी यह बात बलराज का खून खौलाने लगी। अपने आप को कंट्रोल कर लड़की, और 1 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। बलराज राठौर को उसका वहां खड़े होकर बहस करना बेहद नागवार गुजरा। चलो रागिनी, विपुल ने भी दांत पीसते हुए कहा। मैं क्यों जाऊं? रागिनी ने बलराज राठौर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे इलाके में कोई मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकता, तो यहाँ जंगल में आना तो बहुत दूर की बात है। बलराज गुस्से से भरा उसके करीब आया। उसका चेहरा देखते ही मानो उसकी खूबसूरती का असर खुद उस पर भी हो रहा था। मुझे गुस्सा मत दिलाइए मिस्टर राठौर, वरना रागिनी ने आंखें दिखाई। यह देखकर बलराज के आदमियों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने फौरन रागिनी पर बंदूकें तान दी। हालात अचानक बदल गए थे। विपुल को सब गलत होता दिख रहा था। तुम चलो मेरे साथ रागिनी, अभी इसी वक्त। वो फिर से उसकी कलाई पकड़कर बोला तो रागिनी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। तभी बलराज ने अपने आदमियों को गन नीचे करने का इशारा किया। खबरदार, जो तुमने एक और बार मेरी कलाई को छूने की कोशिश की, इस सरदार से पहले तुमसे निपटूंगी। रागिनी का दबंग अंदाज देखकर बलराज
एक पल को उसे दिल ही दिल में दाद देने लगा। वो सचमुच एक बागी लड़की थी। ना जाने क्या सोचकर बलराज ने उसे इजाजत दे दी जंगल में घुसने की। बीरपाल ने हैरत से अपने सरदार को देखा, क्योंकि रागिनी ने विपुल को इशारा किया। रागिनी के चेहरे पर मुस्कान आई और उसके गाल का डिंपल और भी गहरा हो गया। उफ! सरदार बलराज राठौर ने अपना दिल बुरी तरह धड़कता हुआ महसूस किया। उसने अपने सब आदमियों को वहां से वापस जाने को कहा, जबकि खुद हाथ कमर पर बांधे उस दबंग लड़की को देखता रहा। तभी उसने नजरें फेर कर बलराज को देखा तो उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उस चमक को देखते ही बलराज की एक धड़कन जैसे रुक सी गई। रागिनी बड़े फक्र से उसके पास आकर खड़ी हुई और बोली, सरदार बलराज राठौर, यह तो सिर्फ जंगल था। दोबारा मौका मिला तो तुम्हारे पूरे इलाके में घूमूंगी, तब भी आप चाहकर मुझे नहीं रोक पाएंगे। नाम याद रखिएगा, रागिनी चौधरी। वो एक गाल से मुस्कान देती हुई विपुल के साथ आगे बढ़ गई। बलराज उस हसीना को जाते देखता रह गया और उसका खास आदमी पहली बार अपने सरदार को किसी लड़की के सामने चुप देखकर हैरान रह गया। अपने गांव ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी उस सरदार से दहशत खाते थे और यही सरदार दुश्मनों की एक बेटी के आगे चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। यह तो सच में इतिहास में लिखने लायक बात थी। चौधरी हवेली में इस वक्त जश्न का माहौल था। हसवंत चौधरी की पोती ने दुश्मनों के इलाके में न सिर्फ जाने की हिम्मत दिखाई, बल्कि डटकर खड़े होकर उस सरदार को आंखें भी दिखाईं। हवेली में थोड़े थोड़े वक्त के बाद पटाखे और फायरिंग हो रही थी, जिससे अंदर मौजूद औरतों का दिल दहल जाता था। मगर हवेली की शान मनी रागिनी सबके बीच छाई हुई थी। शाबाश मेरी बच्ची, तुमने वो काम कर दिखाया जो आज तक मेरे पोते भी नहीं कर पाए। हसवंत चौधरी ने रागिनी को गले लगाते हुए कहा। आज पूरे खानदान में उसकी इज्जत और शान और बढ़ गई थी। दरअसल हसवंत चौधरी अब इस पोती के जरिए बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपुल यह सब देखता गुस्से से भर गया और अंदर चला गया। वो भी हसवंत चौधरी का पोता था, लेकिन कभी उसे वो अहमियत नहीं मिली जिसका वो हकदार था, और आज भी सिर्फ रागिनी की वाहवाही हो रही थी। विपुल बेटा, क्या हुआ? क्यों इस तरह गुस्सा कर रहे हो? उसकी माँ रीता चौधरी ने उसे रोकते हुए कहा। क्या करूं माँ, आपको सब पता है, वो लड़की हर बार दादाजी की नजरों में ऊपर उठ जाती है और मैं तो जैसे किसी को दिखता ही नहीं हूँ। क्या मैं उनका पोता नहीं हूँ या उन्हें मुझसे कोई लगाव ही नहीं है? सच सच बताइए माँ, क्या मैं आपकी सगी औलाद हूँ? क्या मैं दादाजी का असली पोता हूँ? क्या कह रहे हो तुम विपुल? ऐसी बातें किसी और के सामने मत कहना। रीता ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। दरअसल यह तो बरसों से चला आ रहा था। हसवंत चौधरी के गांव में उनकी बिरादरी का एक लड़का था, अविनाश, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसने एक ऐसी शादी की थी जिससे गांव वालों की दुश्मनी हो गई थी। उसी दुश्मनी की वजह से रागिनी के पिता और उसकी माँ दोनों को मार दिया गया था। तब से यह दुश्मनी और भी गहरी हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि असलियत क्या थी, लेकिन इल्जाम हमेशा राठौर पर ही लगा। पंचायतें भी बैठी, फैसले की बातें भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा आज तक नहीं निकल सका। यह मामला कश्मीर के मसले की तरह आज तक लटका हुआ था। दुश्मनी की हद यह थी कि कभी टूटी ही नहीं। रागिनी चौधरी को हसवंत चौधरी ने शहर के सबसे बड़े स्कूल और फिर कॉलेज में पढ़ाया, उसे डॉक्टर बनाया। उसकी गैर मामूली खूबसूरती की वजह से उसे गांव से दूर रखा, क्योंकि दुश्मनों ने कई बार यह कहकर आग लगाई थी कि राठौर अपना बदला कब्र तक नहीं भूलते। तुम्हारे गांव के बेटे ने दुश्मनों के गांव की बेटी से शादी की, उनके गांव की बेटी और तुम्हारे बेटे की हत्या हुई। उसमें राठौर का हाथ है या नहीं, ये आज तक साबित नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रहे, वो लोग ऐसी कौम है जो जैसे को तैसा मानते हैं। जर के बदले जर और जान के बदले जान लेते हैं। हसवंत चौधरी का यही इरादा है, अपनी पोती को बचा कर रखना। उस दिन के बाद से
हसवंत चौधरी ने अपनी पोती रागिनी को इतना मजबूत बना दिया कि उसके दिल में मोहब्बत की जगह पत्थर डाल दिए। उसका दिल किसी के लिए भी ना धड़के। उन्होंने उसे यही सबक दिया कि वह चौधरी के दुश्मनों से सिर्फ नफरत करे। हसवंत चौधरी की सारी उम्मीदें अब अपनी पोती पर थी, जबकि विपुल पर उनका भरोसा नहीं था। विपुल रागिनी से 2 साल छोटा था। खूबसूरती में वह भी किसी से कम नहीं था। नए नक्श में एकदम चौधरी खानदान की शान झलकती थी, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह हद से ज्यादा जज्बाती था। इसी जज्बातीपन की वजह से कई बार हसवंत चौधरी को नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह थी कि उसे वो अहमियत कभी नहीं दी गई जो एक पोते को मिलनी चाहिए थी। इस कारण विपुल के दिल में अपने दादा के खिलाफ सख्त नफरत घर कर चुकी थी, और अब इस नफरत की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था, रागिनी का। उस रात खाने की मेज पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। जितेंद्र राठौर अपने पोते को देख रहे थे। जितना वो खूबसूरत था, उतना ही उसके चेहरे पर राठौर खानदान की शान और दबदबा झलकता था। उतना ही उसके खून का जोश मारना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उस पर तो जितेंद्र राठौर को अपनी नाक कटी हुई महसूस हो रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि इस बारे में अब तक बलराज राठौर ने कोई सफाई नहीं दी थी। बलराज, क्या आज तुम जंगल गए थे? बात की शुरुआत उन्होंने ही कर दी, जबकि बलराज तो अब तक यही सोच रहा था कि दादा ने इस बारे में उससे सवाल क्यों नहीं पूछा। उसने नैपकिन से हाथ पोंछते हुए कुर्सी के पीछे टेक लगाई और गहरी नजरों से दादा को देखा। वहीं पास बैठी कविता राठौर दादा और पोते की यह आमने सामने की बातचीत ध्यान से देख रही थी। मैं तो हर रोज जाता हूँ, इसमें नई बात क्या है? बलराज ने बिल्कुल हल्के अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन हर बार तुम ऐसे तो नहीं जाते। समझ रहे हो मैं किस बारे में कह रहा हूँ? जितेंद्र राठौर सीधा मुद्दे पर आ गए। उनकी बात सुनकर बलराज हल्के से मुस्कुराया। दादा, आपको पता नहीं, जब बड़ा हाथ मारना हो तो कुछ शांत रहना पड़ता है, वो मायने भरी मुस्कान से बोला। अगले ही पल जितेंद्र राठौर का जोरदार ठहाका हवेली में गूंज उठा। ओह बिल्ले, मेरा पुत्र, मेरा बलराज, मेरा सरदार। वो पूरे जोश में अपने पोते की पीठ थपथपा रहे थे। दूर खड़ी ऐशा राठौर रोती आंखों से यह सब देख रही थी। कहने को तो बचपन से ही उसका रिश्ता बलराज से जुड़ा था, लेकिन होश संभालने के बाद से बलराज ने इस रिश्ते को हमेशा नकार दिया। वो ऐसा को पसंद नहीं करता था। अगर किसी से पूछ लिया जाता कि बलराज उसके लिए क्या मायने रखता है, तो ऐशा के पास कोई जवाब नहीं होता, बस खामोश आंसू। पूरा इलाका यह चर्चा कर रहा था कि हसवंत चौधरी की पोती रागिनी आज जितेंद्र राठौर के पोते के जंगल में गई थी। उसकी खूबसूरती के किस्से अब हवेली तक पहुंच चुके थे और उसी अनदेखी लड़की से ऐशा को जलन होने लगी थी। ऐसा हवेली की ऊंची दीवारों में पली एक पाबंदियों से भरी जिंदगी जी रही थी। एक आम सी लड़की थी, लेकिन उसके नैन नक्श किसी को भी दीवाना बना सकते थे। अगर वो जरा सा काजल भी लगा लेती तो उसकी आंखें और गहरी लगती, लेकिन उसकी आंखें हमेशा बलराज की तरफ उठती। वो उसे देखता भी है या नहीं, उसे परवाह नहीं थी। बस वह दिल ही दिल में बलराज को अपना मान चुकी थी। ऐसा बलराज के ताऊ के बेटे की पत्नी की बहन थी। दोनों बहनों में उम्र का काफी अंतर था। ऐशा अपनी बहन से 12 साल छोटी थी। उनके परिवार में कोई नहीं बचा था, इसीलिए ऐशा को हवेली में ही ले आए थे। तब उसकी उम्र 10 साल थी। तब से वह यहीं रह रही थी। वो उसके ख्वाब देखती थी और चाहकर भी खुद को इन ख्वाबों से रोक नहीं पाती थी, जबकि उसे यह भी मालूम था कि बलराज अपनी जुबान का कितना पक्का है। वो पूरे गांव का सरदार था। उसकी किसी बात को टालने की ताकत उसके दादा जितेंद्र राठौर में भी नहीं थी। फिर भी न जाने किस उम्मीद में ऐसा उसके ख्वाब देख रही थी। सुबह की पहली किरण ने चौधरी हवेली के आंगन में खामोशी से दस्तक दी। पुराने मकान की दीवारों पर सूरज की पीली रोशनी फैल गई थी, जैसे वक्त थम सा गया हो। पेड़ों के बीच से छनती धूप ने सबनमी पत्तों को चमका दिया था। रसोई से धुएं की पतली लहरें उठ रही थी और जागती हवेली को गवाही दे रही थी। परिंदे भी जाग चुके थे और उनकी चहचहाहट ने खामोशी में जिंदगी भर दी थी।
इस सब माहौल में रागिनी एक्सरसाइज करती थी। गांव आकर वो दिल से यह सब महसूस करती थी। इस बार वह ज्यादा दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि उसकी डॉक्टर की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी। दादा हसवंत चौधरी ने भी इस बार पोती को गांव में रुकने की इजाजत दी थी। रागिनी गांव में एक अस्पताल बनवाना चाहती थी और जो जमीन उसे अस्पताल के लिए पसंद आई थी वह चौधरी के पुराने दुश्मन बलराज राठौर की मलकियत में थी। उसने सोचा था कि दादा से इस बारे में बात करे, पर तुरंत ही ख्याल आया कि दादा कभी मंजूर नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अस्पताल बनाने की इजाजत दी थी। अब अगर वह दुश्मनों की जमीन मांगे तो वह बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे या फिर वह जबरदस्ती वह जमीन हथियाने की कोशिश करेंगे और ऐसे में सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। यही सोचकर उसने चुपचाप सरदार बलराज राठौर से मिलने का इरादा किया और इसमें उसने विपुल की मदद ली। उसने उसे अपना राजदार बना लिया था और हर मामले में विपुल उसका साथ दे रहा था। लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था यह सिर्फ वही जानता था। अपने दादा से छुपकर ही रागिनी और विपुल राठौर की हवेली पहुंचे। मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो रागिनी, कहीं सब कुछ उल्टा ना पड़ जाए। विपुल ने चिंता जताई। डोंट वरी विपुल, रागिनी जो एक बार ठान लेती है वह करके ही दम लेती है, रागिनी ने दृढ़ लहजे में कहा। वो राठौर की हवेली से थोड़ी दूर ही गाड़ी रोककर खड़े हुए थे और सोच रहे थे कि बहुत छुप छुपा कर आए हैं, किसी को पता नहीं चला, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि सरदार बलराज राठौर के इलाके में दाखिल होते ही उसके आदमियों की नजर उन पर थी। उनकी हर हरकत की खबर बलराज तक पहुंचाई जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है उस दिन बलराज राठौर ने तुम्हें शिकार पर जाने दिया तो आज वह तुम्हें जमीन भी दे देगा? विपुल ने सवाल किया। एक पल को रागिनी के कदम थमे, फिर पलटकर उसने पूरे यकीन से कहा, हाँ देगा। विपुल ने मुट्ठी भींचकर हवा में जोर से मारी और वहीं खड़ा रह गया। रागिनी आगे बढ़ चुकी थी। उसे वहीं खड़े रहकर रागिनी का इंतजार करना था। मुझे बलराज राठौर से मिलना है, रागिनी ने दरवाजे पर खड़े पहरेदार से कहा। सरदार बलराज पहले ही हिदायत दे चुके थे, इसीलिए दरवाजा तुरंत खोल दिया गया। टेरेस पर खड़ा बलराज राठौर उसे आते हुए देख रहा था। उस दिन की अपेक्षा आज उसकी सादगी और पहनावा बहुत ही काबिले तारीफ उसे लगा था, क्योंकि वो थोड़ा संकुचित विचारों का था। शुरू से गांव में ही रहा था। थोड़ा सा दुपट्टा उसके सिर पर था, लेकिन चाल वही अकड़ और रुआब वाली। कुछ तो खास था उस लड़की में जो सरदार बलराज राठौर जैसे आदमी को भी ठिठकने पर मजबूर कर देती थी। फिलहाल उसने दिमाग से सारे ख्याल झटक दिए और नीचे आ गया। उसे तो सबसे पहले यह जानना था कि वह यहाँ आई क्यों थी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, सामने वहीं खड़ी थी, मानो सिर्फ उसी का इंतजार कर रही हो। वहाँ किसी और की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए। आम तौर पर कोई मिलने आता तो बलराज बाहर बैठक में जाता, लेकिन यह फीमेल थी, इसीलिए उसे हवेली के अंदर आना पड़ा। पर्दे की ओट से सब देख रही थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और जैसे ठहर सी गईं। सरदार बलराज राठौर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने अपनी गहरी आंखों से नजरें झुका ली और बेहद संजीदगी से कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको यहाँ तक आने पर मजबूर किया रागिनी? मैं भी जानना चाहूंगा, बलराज ने ठंडी आवाज में कहा और सोफे पर बैठते हुए उसे भी बैठने का इशारा किया। रागिनी सामने सोफे पर आ बैठ गई और सीधे मुद्दे पर आ गई। मुझे आपकी जमीन खरीदनी है, फसल के पार जो सड़क तक जाती है उस तरफ की सारी जमीन। कीमत बताइए। उसकी बात पर बलराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रागिनी ने गौर किया तो पाया कि उसकी मुस्कान जानलेवा थी। मुश्किल है, बलराज ने हाथ सोफे पर टिकाते हुए और ठुड्डी पर उंगलियां रखते हुए उसे गहरी नजरों से देखा। क्या मतलब? रागिनी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। मतलब यह
कि उसकी कीमत अदा करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आप एक बार कीमत तो बोलिए। रागिनी चौधरी के लिए तो कोई भी कीमत देना मुश्किल नहीं है। वह पूरे फक्र से बोली, कीमत आपकी सोच से बहुत ज्यादा है रागिनी। सोच लीजिए, कहीं पीछे तो नहीं हट जाएंगी। नामुमकिन। रागिनी एक बार जो ठान ले उससे पीछे नहीं हटती। मैं हर तरह की कीमत देने को तैयार हूँ। मुझे वह जमीन चाहिए। बलराज ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए धीमे पर भारी लहजे में कहा, उस जमीन की कीमत है जो मेरी आंखों के सामने है। रागिनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बकवास है ये? सरदार बलराज राठौर। गुस्से से वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बलराज ने बेहद सुकून से मुस्कुराते हुए कहा, यही कीमत है वो जमीन मैं अपनी पत्नी को उपहार में देने वाला हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे शादी करनी होगी, तब समझ लेना जमीन की कीमत अदा हो जाएगी। वह आराम से सोफे पर टेक लगाए टांग पर टांग जमाए बैठा रहा, जबकि रागिनी के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई थी। उसके पास जवाब ही नहीं बचा था। सामने बैठा शख्स उस जमीन की ये कीमत बताएगा, यह तो रागिनी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सोच समझकर जवाब देना रागिनी, मैं इंतजार करूंगा। वैसे भी मुझे मालूम है उस जमीन की कीमत चुकाने की ताकत तुम में नहीं है, फिर भी किस्मत आजमाकर देख लेना। यह कहकर सरदार बलराज राठौर खड़े हुए और एक विजिटिंग कार्ड टेबल पर रख दिया। जवाब चाहे जो भी हो तुम मुझे फोन पर बता सकती हो। अगली बार तुम्हें यूं छुपकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लहजे में जितना रौब था उतना ही गहरा आत्मविश्वास भी। रागिनी ने आगे बढ़कर कार्ड उठाया और बाहर की ओर बढ़ गई। तभी पीछे से बलराज की आवाज गूंजी, अपने लोगों पर भी इतना यकीन मत करो कि वो तुम्हें तुम्हारे भरोसे समेत गहरे समुद्र में डुबो दे। रागिनी एक पल को ठिठकी, पर समझ नहीं सकी वह किसकी तरफ इशारा कर रहा था। मगर रागिनी चौधरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह आग थी, खुद जलती थी और सामने वाले को भी जलाकर राख कर देती थी। बाहर निकलते ही सिक्योरिटी गार्ड उसके दाएं बाएं हो गए और उसे बाखूबी गाड़ी तक पहुंचाया। 2 काले रंग की गाड़ियां उनकी गाड़ी को घेरते हुए गांव की हद तक छोड़ने आई। रागिनी ने हाथ में पकड़े कार्ड को देखा। उस पर बलराज राठौर का नाम और ओहदा लिखा था, डिप्टी कमिश्नर। ये तो गाँव में रहता है, जमीनों पर घूमता है, तो ये कार्ड का क्या मतलब है? उसने हैरानी से पूछा। विपुल मुस्कुराया, डिप्टी कमिश्नर है? व्हाट? ये पढ़ा लिखा है? रागिनी की आंखें हैरत से फैल गईं। अनपढ़ तो डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकता ना। IAS पास किया है इसने और कमाल का बंदा है। दिन में सरकारी मीटिंग करता है, रात को गांव में सरदार बनकर पंचायत लगाता है, जहां अफसरों से अंग्रेजी में फाइलों पर दस्तखत करता है, वहीं गांव में लोगों के झगड़े सरपंची अंदाज में सुलझाता है। सफेद कलफदार कुर्ता पैजामा पहनकर जब मीटिंग में जाता है तो हुकूमत जैसा रौब छा जाता है, और गांव में बैठता है तो असली सरदारों वाला दबदबा झलकता है। विपुल के बोलने के अंदाज से साफ था कि वह बलराज से प्रभावित था। रागिनी भी चाहकर उसकी बातें नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी, पर घर लौटते ही माहौल बदल गया। ये क्या कह रही हो रागिनी? ये नामुमकिन है। कैसे हम तुम्हारा ब्याह दुश्मनों के बेटे से कर सकते हैं? उसके दादा हसवंत चौधरी गुस्से से भरे हुए थे। तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? हसवंत जी गुस्से से आग बबूला हो उठे। इस वक्त रागिनी उनके कमरे में थी और उसने साफ कह दिया था कि वह सरदार बलराज राठौर से शादी करना चाहती है। दादाजी, आपको अपनी पोती पर भरोसा नहीं है? फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ कागजी शादी होगी। उसके बदले मुझे बलराज की 2 करोड़ की जमीन मिलेगी। उस पर हॉस्पिटल बनाने का मेरा सपना पूरा होगा। रागिनी की आंखों में ख्वाबों की चमक साफ झलक रही थी। ओह, तो तुम अपने आप को इस जमीन के बदले बेच रही हो? दादाजी की बात पर रागिनी का चेहरा तमतमा गया। दादाजी, आपकी जगह कोई और ये अल्फाज कहता तो उसकी जुबान खींच लेती मैं। आपकी पोती इतनी कमजोर नहीं है कि कोई उसकी बोली लगाए। ये जमीन मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, और इसकी कीमत यही शादी है। निभानी नहीं है मुझे ये शादी, बस आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। हसवंत जी खामोश हो गए। वह जानते थे रागिनी जो ठान लेती है उससे पीछे नहीं हटती, लेकिन वह ये भी समझ रहे थे बलराज राठौर अपने नाम से जुड़ी औरत को कभी यूं छोड़ेगा नहीं। न जाने ये शादी रागिनी और उनके
खानदान को कहाँ ले जाएगी। उधर बलराज की हवेली में हलचल थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बलराज ने उस लड़की से शादी की बात रख दी, हमारे सामने से नजरें चुराता है और किसी दुश्मन की बेटी से शादी करेगा। ऐसा फूट फूट कर रो रही थी। चुप हो जाओ, वो सरदार है जो चाहे कर सकता है, और दुश्मन की बेटी से शादी का मतलब ये नहीं कि उसे बसाएगा भी। ये बदला लेने की एक चाल भी हो सकती है। उसकी बहन ने उसे तसल्ली दी, सही कह रही हो दीदी, लेकिन बलराज शादी करके अपनी औरत को छोड़े ये मुश्किल है, ऐसा सुबकते हुए बोली। तभी बलराज नहाकर कमरे से बाहर आया तो फोन बजा। अनजान नंबर देखकर उसने कॉल उठाई। मैं रागिनी बोल रही हूँ। बलराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जानता था तुम करोगी कॉल, लेकिन इतनी जल्दी करोगी ये उम्मीद नहीं थी। वो आराम से बिस्तर पर टिककर बोला, मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। रागिनी की आवाज में शक्ति और आत्मविश्वास था। बलराज एकदम संजीदा होकर बैठा। क्या तुम पूरे होशो हवास में मेरी ऑफर कबूल कर रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रागिनी जैसी लड़की इतनी आसानी से मेरे हाथ आ जाएगी। क्या आपको ऊंचा सुनाई देता है? मैंने कहा ना, मुझे आपकी ऑफर मंजूर है, लेकिन शादी के लिए आपको हमारी हवेली रिश्ता लेकर आना होगा। रागिनी कोई काम छुपकर नहीं करती, वो फक्र से बोली। बलराज हल्के से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन छुपकर तो तुम हमारी हवेली तक आ ही चुकी हो, अब आप आएंगे बलराज राठौर दूल्हा बनकर सबके सामने मुझसे शादी करने? है हिम्मत? रागिनी ने उसे सीधा चैलेंज कर दिया। बलराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? रागिनी की आंखें सिकुड़ गईं। शादी के साथ साथ विदाई भी होगी। तुम इस हवेली में दुल्हन बनकर उसी दिन आओगी। उसकी बात सुनकर रागिनी का दिल एक पल को थम गया। उसे लगा था ये महज एक समझौता होगा, मगर बलराज तो खेल ही और खेलने वाला था। शादी पूरे धूमधाम से होगी। रागिनी ने सख्ती से कहा, ये शर्त आपने अभी रखी है तो इतनी धूमधाम से शादी के बाद दुल्हन को कौन बेइज्जती से छोड़कर आ जाएगा? हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। वो बलराज राठौर को अपनी बातों में उलझा रही थी। हसवंत सिंह रागिनी की शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन उनकी यही शर्त थी कि रिश्ता भी पूरे तामझाम के साथ आए और शादी भी धूमधाम से हो। इसीलिए रागिनी बलराज से ये सब कह रही थी। ठीक है, रागिनी फिर बोली, लेकिन हमारी एक और शर्त है। बलराज ने गंभीर होकर कहा, शर्तों पर ही तो हमारी जिंदगी गुजरने वाली है। बोलिए। रागिनी ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं होगा। मतलब? बलराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। मतलब मेरी इजाजत के बिना आप मुझे छू भी नहीं सकते, रागिनी ने साफ शब्दों में कहा। बलराज धीमे से हंसा। मंजूर है, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी ये सहज स्वीकृति रागिनी के दिल को जैसे हल्का कर गई। अगले ही दिन राठौर परिवार की ओर से धूमधाम से रिश्ता लेकर आया गया। हवेली मिठाइयों और मेहमानों से भर गई। कविता राठौर, बलराज की माँ, खुद रिश्ता लेकर आई। बलराज के पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। कविता जी ने रिश्ता पक्का होते ही रागिनी को परिवार के भारी भरकम कंगन पहनाए। अगले रविवार को शादी की तारीख तय हो गई। दोनों खानदानों के दोस्त और दुश्मन सब हैरान थे। बरसों से चला आ रहा रागिनी का चौधरी परिवार और बलराज का राठौर परिवार का झगड़ा अब रिश्तेदारी में बदलने वाला था। लेकिन ये सच्चा मेल था या कोई नया खेल, ये किसी को नहीं पता था। हवेली में खुशियां और तैयारियां जोरों पर थी, मगर विपुल का गुस्सा उफान पर था। उसे लगा था कि हसवंत जी इस रिश्ते के नाम पर रागिनी को डांटेंगे, उसकी इच्छा को ठुकरा देंगे और ये सब नफरत में बदल जाएगा। मगर यहाँ भी विपुल के लिए सब उल्टा हो गया। हाँ, उसके मन में एक छोटी सी तसल्ली भी थी कि रागिनी शादी के बाद ससुराल चली जाएगी और हवेली से उसकी छाया हट जाएगी। रागिनी विपुल को अपना छोटा भाई मानती थी और इसीलिए रागिनी उससे सब कुछ शेयर कर लिया करती थी। उसे नहीं पता था कि विपुल वही आस्तीन का सांप है जो किसी भी वक्त डस सकता है, और उसने डसा भी। शादी से एक दिन पहले ही उसने रागिनी को गायब करने का प्लान बना लिया। मतलब शादी वाले दिन रागिनी गायब होगी तो हसवंत चौधरी का सर राठौरों के सामने झुक जाएगा और रागिनी उनकी नजरों से गिर जाएगी, अपना मुकाम खो देगी। विपुल की ये चाल बेहद खतरनाक थी, मगर उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसका इंतजाम वैसा होगा।
भी या नहीं, जैसा उसने सोचा था। क्या कह रहे हो? क्यों बुलाया है? बलराज ने। वो भी रात के इस वक्त? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? रागिनी ने गुस्से में कहा। ये तो मुझे नहीं पता, तुम चलो बस, कोई जरूरी बात होगी, वरना शादी से एक दिन पहले कौन बुलाता है? विपुल ने चालाकी से कहा। रागिनी ने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। मेहंदी की रस्म अभी खत्म हुई थी और सब अपने कमरों में चले गए थे। रागिनी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आखिर बलराज राठौर को ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि उसने उसे आधी रात को बुलाया? चलोगी या मना कर दूं? विपुल ने होठ भींचते हुए कहा। मैं फोन पर उससे बात कर लेती हूँ, आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? रागिनी ने झुलझुलाते हुए कहा। इतना वक्त नहीं है, गाड़ी तैयार है, किसी को पता चले उससे पहले हमें जाना होगा और तुरंत लौट आना होगा। और फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना साथ। वो मेहंदी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जितनी नाजुक दिखती थी उतनी ही सख्त मिजाज भी थी। विपुल ने गुस्से को दबाया और बिना कुछ कहे गाड़ी बढ़ा दी। रागिनी ने काला शॉल ओढ़ा और चुपचाप बैठ गई। जैसे ही गाड़ी हवेली से निकली, खबर तुरंत बलराज राठौर तक पहुंच गई। ये लड़की पागल है क्या? आधी रात को उस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? बलराज का गुस्सा फूट पड़ा। सरदार हुक्म दीजिए, पीछा करें? उसके आदमियों ने पूछा। हाँ, पल पल की खबर चाहिए मुझे। वो मेरी होने वाली पत्नी है और आधी रात को बाहर निकली है, ये बर्दाश्त से बाहर है। बलराज ने दांत भींचते हुए कहा। गाड़ी थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि अचानक 2 जीपों ने रास्ता रोक लिया। उनमें नकाबपोश खड़े थे, हाथों में बंदूकें लिए। उतरो गाड़ी से। उनमें से एक चिल्लाया। विपुल का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। रागिनी, हमें नीचे उतरना होगा वरना ये हमें मार डालेंगे, उसने कांपती आवाज में कहा। रागिनी ने उसकी तरफ देखा और आंखों से ही अपना गुस्सा जताया। फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर उतरी। नकाबपोशों में से एक ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। रुको, तुम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते, विपुल चीखा। विपुल आगे बढ़ा ही था कि नकाबपोशों में से एक ने उसके सर पर वार कर दिया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रागिनी ने होठ भींचते हुए उसे देखा। फिर नकाबपोश बोला, चलो। रागिनी ने एक नज़र बेहोश पड़े विपुल पर डाली और मजबूरी में उनके साथ चल पड़ी। सरदार हुक्म करें, इन्हें यहीं मार डालें या पीछा करें? आदमी ने पूछा। उनका पीछा करो और मुझे खबर देते रहो, मैं रास्ते में हूँ। बस याद रखना, उस पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना सरदार बलराज राठौर का गुस्सा कोई नहीं झेल पाएगा। बलराज ने आदेश दिया। वीरपाल ने सर झुकाकर हामी भरी और अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी। रागिनी को गांव से दूर एक सुनसान खंडर जैसी जगह ले जाया गया। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और वीरानी थी। उतर गाड़ी से, उनमें से एक ने कहा। वे उसे खंडर के अंधेरे हिस्से में ले गए। रागिनी खामोशी से चल रही थी क्योंकि चारों के पास हथियार थे। अचानक उनमें से एक ने उसे जोर से धक्का दिया और वो कच्ची जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। उसकी हथेलियां छिल गईं और खून निकल आया। रागिनी ने दांत भींचकर ऊपर देखा। सुबह तक यहीं रहना होगा, उनमें से एक ने कहा। तो मतलब तुम लोग मेरी शादी रोकना चाहते हो? रागिनी तुरंत समझ गई। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? मैं दुगना दूंगी, मुझे अभी छोड़ आओ, उसने हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए कहा। चारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। फिर उनमें से एक चिल्लाया, नामुमकिन, चुपचाप बैठी रहो वरना जान से जाओगी। रागिनी ने तल्खी से मुस्कुराकर जवाब दिया। ये तो वक्त तय करेगा कि जान से कौन जाएगा। वो बिल्कुल भी डरी नहीं थी, बल्कि बहुत आत्मविश्वास से कच्चे फर्श पर बैठ गई। उसे गुस्सा तो विपुल पर था जो इतनी आसानी से बेहोश हो गया और साबित कर दिया कि वो कितना कमजोर और डरपोक है। कुछ ही देर बाद अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। रागिनी फौरन खड़ी हो गई। उसे लगा शायद विपुल ने गांव जाकर दादाजी को सब खबर दी और अब लोग उसे बचाने आ गए। लेकिन तभी अंधेरे से बलराज राठौर सामने आया। रागिनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसके चेहरे पर खून की गर्मी और आंखों में आग थी।
वो सीधा रागिनी के सामने आ खड़ा हुआ। मुझे लगा था आप सरदार हैं, लेकिन आपसे बड़ा बेवकूफ पूरे गांव में कोई नहीं है। बलराज ने तंज कसा। रागिनी ने भौंवे चढ़ाते हुए उसे देखा और गुस्से से बोली, सरदार बलराज राठौर, ये सब आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। थोड़ा साफ साफ बताएंगी? बलराज की आवाज और भी गहरी हो गई। उसने अपने हाथ बांधकर पूछा तो रागिनी दांत पीसते हुए सिर्फ 1 इंच की दूरी पर आ खड़ी हुई। बलराज का खून खौलने को था, ज्यादा मासूम बनने का नाटक मत कीजिए। मैं सिर्फ आपकी वजह से फंसी हूँ। अगर आपने मिलने बुलाया ना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? वो ठीके लहजे में बोली। रागिनी की बात सुनते ही बलराज का सब्र टूट गया। उसने झटके से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्या बकवास कर रही हो? मैंने बुलाया था तुम्हें, बलराज चिल्लाया। रागिनी उसकी आंखों में झांकने की बजाय अपनी कलाई पर उसके मजबूत हाथ को देख रही थी। मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि रात के अंधेरे में किसी लड़की को मिलने बुलाऊं, भले वो कल मेरी दुल्हन क्यों ना बनने वाली हो। हम राठौर हैं, छुपकर काम करना हमारी फितरत नहीं, समझी? हाथ छोड़ो मेरी कलाई से बलराज, वरना क्या? उसने और कसकर पकड़ लिया। मैं अपने कलाई पकड़ने वालों के हाथ तोड़ देती हूँ। रागिनी गुस्से में उसका कॉलर दबोच बैठी। एक पल को बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दोनों ही गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रागिनी, अगर तुम्हारी जगह कोई मर्द मेरे गिरेबान पर हाथ डालता तो आज जिंदा न रहता। मैं सरदार बलराज राठौर हूँ, उस मर्द के हाथ तोड़कर रख देता। सिर्फ इसलिए चुप हूँ कि तुम औरत हो, वरना अंजाम कुछ और होता। उसकी आवाज ठंडी लेकिन खतरनाक थी। सरदार, गुस्ताखी माफ, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। ये इलाका कच्चा है, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। बीरपाल ने एक तरफ खड़े होकर बिना उनकी तरफ देखे कहा। बलराज ने गहरी सांस खींची, फिर अपनी शॉल उतारी और रागिनी के कंधों पर डाल दी। रागिनी का हाथ उसके कॉलर से ढीला पड़ गया। उसने हैरानी से बलराज की ओर देखा। अगले ही पल बलराज ने फिर उसकी कलाई थामी और उसे बाहर गाड़ी की तरफ खींच ले गया। बिना कुछ कहे उसने रागिनी को गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी गांव की ओर मोड़ दी। रागिनी का चेहरा उलझन से भरा था। अगर बलराज ने सचमुच उसे मिलने के लिए नहीं बुलाया था तो फिर विपुल ने उससे झूठ क्यों बोला? यह वो सवाल था जिसका जवाब सिर्फ विपुल ही दे सकता था। उतरो गाड़ी से। गाड़ी को हवेली के गेट पर रोकते हुए बलराज ने बिना उसकी तरफ देखे गुस्से में कहा। रागिनी ने एक नजर उसे देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरकर गेट पार करती अंदर चली गई। उसका एटीट्यूड देखकर बलराज बस होंठ भींच कर रह गया। अगर वो गुस्सैल था तो उसकी होने वाली बीवी और गुस्सैल थी। अब ये वक्त ही तय करता कि कौन किसे काबू करेगा। शादी का वक्त आ गया। बारात धूमधाम से आई थी और शादी का फंक्शन भी धूमधाम से हो रहा था, लेकिन यह शादी एक रजिस्टर्ड शादी थी। वकील को कागजों के साथ बुलाया गया था। रागिनी ने बलराज के सामने यह शर्त भी रखी थी कि वह मॉडर्न जमाने की है और रजिस्टर्ड शादी में बिलीव रखती है। दोनों ने कागजों पर सिग्नेचर किया और उनके परिवार वालों ने गवाह के तौर पर सिग्नेचर किया। शादी जैसे ही संपन्न हुई, सब एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। तभी बीरपाल की निगाह विपुल पर पड़ी, जिसके माथे पर चोट का पट्टा बंधा था। उसने दांत पीसकर विपुल को देखा। रात को हवेली लौटने पर रागिनी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसका झूठ बलराज ने पकड़वा दिया था। उस वक्त रागिनी ने उसे खूब सुनाई, लेकिन दादाजी तक बात नहीं पहुंचाई। वो नहीं चाहती थी कि विपुल को उनकी नफरत झेलनी पड़े। विपुल ने उस वक्त थप्पड़ चुपचाप सह लिया, मगर उसके दिल में बदले की आग भड़क चुकी थी। शाम तक विदाई का समय आ गया। रागिनी अपने दादा से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। पूरी जिंदगी का रहन सहन, घर आंगन सब छोड़कर अब वो अपने पिया के घर जा रही थी। बहुत धूमधाम से बारात आई थी और उतनी ही धूमधाम से विदाई भी हुई। रागिनी बलराज के साथ उसकी गाड़ी में बैठी। आगे पीछे घर वालों की गाड़ियां और सिक्योरिटी की गाड़ियां भी थी, लेकिन जैसे ही राठौर के गांव में एंट्री हुई, फायरिंग शुरू हो गई। अपने इलाके
इलाके में आते ही जश्न का माहौल शुरू हो गया था। चारों तरफ पटाखों और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। ये आवाजें रागिनी को चुभ रही थी, उसे खल रही थी। कुछ ही देर में बारात राठौर हवेली के गेट तक पहुंच गई। बलराज की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो रागिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। बलराज ने जैसे ही अपनी साइड का दरवाजा खोला और नीचे कदम रखा, फिर से गोलियों की आवाजें गूंज उठी। आतिशबाजी की हद कर दी गई थी। हर कोई बलराज की शादी की खुशी मना रहा था। आखिर दुश्मनों की बेटी जो घर आई थी, ये उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। बलराज गाड़ी से उतरा तो उस पर नोट लुटाए गए, फूलों की मालाएं पहनाई गई, फूलों की पंखुड़ियों से उसका स्वागत किया गया। रागिनी अभी भी गाड़ी में बैठी घूंघट की ओट से सब कुछ देख रही थी। तभी बलराज ने सभी मर्दों को बाहर जाने का इशारा किया और सब हवेली के हॉल की तरफ बढ़ गए। फिर बलराज ने दूसरी ओर आकर गाड़ी का दरवाजा खोला और रागिनी की तरफ हाथ बढ़ाया। रागिनी ने जालीदार घूंघट में एक नजर बलराज को देखा और फिर अपना कांपता हुआ हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। इतने भारी भरकम लहंगे में बिना सहारे के गाड़ी से उतरना उसके बस की बात नहीं थी। खानदान की औरतों ने दुल्हन का बड़े चाव से स्वागत किया। कविता जी और ताई ने अपने खानदान की नई बहू को प्यार से अपनाया। कविता जी ने सास होने के नाते रागिनी को खानदानी गहने पहनाए और दादी ने अपने पोते की दुल्हन को मुंह दिखाई में सोने का हार दिया। ये सब देखकर ऐशा का दिल जल उठा। एक तरफ उसकी बहन कहती रही थी कि ये शादी सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए है, मगर यहाँ तो साफ दिख रहा था कि दुश्मनों की बेटी दुल्हन बनकर ऐसे अपनाई जा रही थी जैसे बरसों से परिवार का हिस्सा हो। रस्में पूरी करते करते रात के 10 बज गए। थकी हारी रागिनी को आखिर बलराज के कमरे में पहुंचा दिया गया। दूध और खाना लाने की रस्म भी निभाई गई, लेकिन रागिनी ने खाने से इनकार कर दिया। ऐसा उसी वक्त उसके पास मौजूद थी। वो बैठी बैठी उसका घूंघट उठाने ही वाली थी कि रागिनी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। ऐशा ने जख्मी सी मुस्कान के साथ कहा, जानती हो, मैंने अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें दी है, अपनी मोहब्बत। उसे संभाल कर रखना। बलराज जैसा मर्द हर किसी के नसीब में नहीं होता, वो मेरे नसीब का था। रागिनी ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं किसी का नसीब नहीं छीनती। बलराज मेरा नसीब है और मुझे अपने नसीब पर फक्र है। दूसरों के नसीब को अपना समझना छोड़ दो। रागिनी की बात सुनकर ऐशा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो खामोशी से उठी और बाहर निकल गई। दरअसल बलराज को अपना नसीब मानते मानते उसके तन बदन में चिंगारियां दौड़ पड़ी थी। गुस्से से घूंघट उलटते हुए रागिनी ने कमरे की सजावट देखी। एक पल को उसकी सांसें थम गईं। कमरा उसकी सोच से कई ज्यादा खूबसूरत था। सजावट ने मानो 4 चांद लगा दिए थे। अचानक उसका दिल और तेज धड़कने लगा। हाथ पांव ठंडे पड़ गए और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। तभी दरवाजा खुला और सरदार बलराज राठौर अंदर आया। उसके कदमों की आहट से रागिनी का दिल और तेज धड़कने लगा। बाहर सबको यही लग रहा था कि यह शादी बस एक सौदे का हिस्सा है, मगर अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बलराज ने घूंघट के पीछे छुपे चेहरे को देखते हुए भी खुद पर काबू रखा। वो सरदार बलराज था, अपने जज्बात पर काबू पाना जानता था। वो आगे बढ़ा, अलमारी से फाइल निकाली और रागिनी की तरफ बढ़ा। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। बलराज ने फाइल उसके सामने रखते हुए कहा, डील के मुताबिक ये तुम्हारी मुंह दिखाई है, जमीन के पेपर हैं, चेक कर लो, तुम्हारे नाम कर दिए हैं। वो लहंगे का घेर एक तरफ करता बिस्तर पर बैठते हुए बहुत ही संजीदा लहजे में बोला। अपनी कलाई से महंगी घड़ी उतार कर एक तरफ रखी और जैसे बस एक औपचारिकता निभा रहा हो। रागिनी ने पेपर देखे, लेकिन जितनी खुशी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। उसके मन की औरत जाग चुकी थी, जिसका अरमान था कि शादी की रात उसका पति उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, एक नजर मोहब्बत भरी डाले। लेकिन बलराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो पेपर एक तरफ रखकर बस अपनी उंगलियां मरोड़ती रह गई। बलराज को लगा वो बहुत खुश हो गई है। उसके ठंडे बर्ताव को देख वो थोड़ा ठिठका और बोला, आप चेंज कर लीजिए, ढेर सारी रस्मों में थक गई होंगी, आराम कीजिए। उसी अजनबीपन से वो
उठकर अलमारी की ओर जाने लगा, तभी रागिनी ने भारी लहंगे को समेटते हुए हिम्मत जुटाई और उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी घूंघट रहित सूरत देखकर बलराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और शायद ये एहसास और जानलेवा था कि वो उसके लिए सजी थी। रागिनी ने धीमी आवाज में पूछा, मैंने तो ये शादी जमीन की वजह से की, लेकिन आपको इस शादी से क्या मिला? आपने क्यों शादी की? बलराज ने 2 कदमों का फासला समेटते हुए उसके करीब आने की कोशिश की। वो घबराकर पीछे हटी, लहंगे का घेरा पाँव में उलझा और वो पीछे गिरने लगी। तभी बलराज ने उसे थामकर गिरने से बचा लिया। एक पल को दोनों के दिलों की धड़कनें जैसे आसमान छूने लगी। नजरें चुराने की कोशिश में भी दोनों की रूहें एक दूसरे से टकरा रही थीं। बलराज धीमे स्वर में बोला, शादी से पहले पूछती तो जवाब भी देता, मगर अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं। आपने मुझसे कहा था कि आपकी इजाजत के बिना मैं आपको नहीं छूऊंगा। बस याद है, अभी आपको गिरने से बचाया, किसी और नियत से नहीं। और जिस दिन करीब आने की नियत से छुआ, उस दिन आपकी कोई दलील मुझे रोक नहीं पाएगी। इतना कहकर वो मुस्कुराया और उसे छोड़कर पलट गया। तभी रागिनी के होठों से अनजाने में सवाल निकला, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बलराज एक पल को रुका, फिर बिना उसकी ओर देखे सख्त लहजे में बोला, नहीं, और ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। रागिनी का चेहरा अपमान और चोट से लाल हो गया। उसने सोचा, आखिर क्यों ये सवाल पूछा? क्या वाकई कोई मकसद था? वरना क्यों करता शादी? वो सर झटक कर बिस्तर पर बैठ गई। उसके दिमाग में घूमता रहा कि वो जमीन तकरीबन 80 करोड़ की थी, जिसे बलराज ने एक पल में उसके नाम कर दिया था, मगर फिर भी उसका दिल खाली खाली क्यों लग रहा था। दरअसल बलराज राठौर की हर बात ही रागिनी को उलझा रही थी। उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पा रही थी, मगर जब उसने सोचा कि उस जमीन पर हॉस्पिटल बनवाएगी तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रिसेप्शन का कार्यक्रम भी बड़े धूमधाम से किया गया। पूरा गांव सजाया गया, हर घर तोहफे से भर गया, आम से लेकर खास तक सबको दावत दी गई। रागिनी इतनी प्रोटोकॉल पाकर बेहद खुश थी, लेकिन ये वो भूल गई थी कि ये प्रोटोकॉल उसे नहीं बल्कि सरदार बलराज राठौर की पत्नी होने के नाते घर की बहू को मिल रहे थे। बहुत सुंदर बहू लाए हो, भले दुश्मन की बेटी है पर है तो बहुत खूबसूरत। बरसों बाद ही सही बदला पूरा हुआ। मोहल्ले की एक मोटी औरत ने अपनी जुबान का हुनर दिखाया। रागिनी की मुस्कुराहट उसी पल फीकी पड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसके माँ बाप का कातिल यह गांव था। उसने सीधा जवाब दिया, आपको कुछ गलतफहमी है, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। अचानक मिले इस जवाब से सब लोग सन्न रह गए। काफी बेबाक लड़की है, मुंह पर ही जवाब दे दिया, जरा बड़ों का लिहाज तक नहीं। उस औरत ने मुंह बनाकर कहा। रागिनी ने शांत होकर कहा, मैंने आपको कोई गाली तो नहीं दी जो आप इस तरह बोल रही हैं। तभी कविता जी ने उसे सख्त नजर से देखते हुए टोका, चुप हो जाओ। वो उसकी सास थी, सबसे ज्यादा लाड़ भी वही लुटाती थी। उन्हीं के कहने पर रागिनी चुप हो गई, लेकिन इस बात का हंगामा खड़ा हो गया और ये खबर मर्दों तक भी पहुंची कि रागिनी ने बदतमीजी की है। बलराज कमरे में आया तो गुस्से में बोला, रागिनी, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे गांव के किसी भी सदस्य के साथ तुम बदतमीजी करो। ये सुनकर रागिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने कपड़े संभालते हुए वो उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। मिस्टर राठौर, न जाने क्यों आप मेरी बात सुने बिना इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार उसका दिल टूटा था। बलराज उसकी आंखों में झांकते ही मान गया और बस बोला, ओके। यह कहकर वो कमरे से निकल गया। इस पर भी रागिनी का गुस्सा और दुख बढ़ गया। वो ड्रेसिंग रूम में जाकर खुद को बंद कर रो पड़ी। आखिर भला कोई ऐसा करता है क्या? पहले दिन की दुल्हन थी वो, और उसका इतना खूबसूरत पति उसे जी भरकर देख तक नहीं रहा था। भले ही उसने शादी की शर्तों में कहा था कि उसे बिना इजाजत छुआ ना जाए, लेकिन उसका मन चाहता था कि बलराज उसकी तारीफ करे, उसे अपनाए, उसे मोहब्बत दे। क्यों ऐसा हो रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा और बुदबुदाई, कहीं मुझे बलराज से मोहब्बत तो नहीं हो गई। उसकी धड़कनों का शोर उसके कानों में गूंज रहा था।
ड्रेस बदलकर रागिनी बाहर आई तो बिस्तर की ओर बढ़ी, लेकिन देखा सरदार बलराज राठौर दूसरी तरफ सोने के लिए लेट चुका था। उसका दिल कसक गया। भला कोई ऐसा भी करता है क्या? गुस्से में वो भी जाकर उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गई और उसकी ओर से पीठ फेर ली, लेकिन दिल को किसी भी तरह चैन नहीं मिल रहा था। साथ लेटा शख्स उसका खानदानी दुश्मन था। हाँ, वही दुश्मनी जो बरसों से चली आ रही थी। पर क्या कोई दुश्मन इतना प्यारा भी लग सकता है? उसने खुद से सवाल किया। क्या दुश्मन से भी मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब उसके पास नहीं था। मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों बेकाबू हो रहा है? मुझे क्यों उस शख्स की चाह होने लगी है? आंसू लिए उसने करवट बदलकर बलराज को देखा। क्या वही एहसास उन्हें भी हो रहा है? क्या मैं उन्हें भी खूबसूरत लग रही हूँ? मैं तो उनकी पत्नी भी हूँ। ये सोचकर उसके अंदर अजीब सी कसमकस होने लगी। गुस्से से बोली, आप सो गए हैं? दिल के हाथों मजबूर होकर उसने उसे पुकारा। नहीं, जाग रहा हूँ। बिना उसकी ओर देखे बलराज का जवाब आया। आपको लगता है मैं बदतमीज हूँ? कुछ कहने को ना मिला तो यही पूछ लिया। नहीं, बस एक शब्द में जवाब आया। फिर बिना मेरी बात सुने आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? आपको नींद नहीं आ रही? उसकी तरफ मुड़ा तो दोनों के बीच बस 2 इंच का फासला रह गया, मगर दोनों ने ही उसे खत्म नहीं किया, बस एक दूसरे को देखते रह गए। बलराज ने किसी तरह अपने उमड़ते जज्बात को काबू में किया। वो गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर गया। उसके इतना पास होने से रागिनी को भी कुछ सुकून मिला और वो भी आंखें मूंद कर सो गई। अगले दिन बलराज अपने ऑफिस में बैठा था कि उसके दादा जितेंद्र राठौर गुस्से से अंदर आ धमके। बलराज ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। जितेंद्र राठौर गरज कर बोले, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने दुश्मन की बेटी से शादी क्यों की? क्या बदला लेने के लिए? बलराज शांत लहजे में बोला, दादाजी, उस जमीन पर अस्पताल बनाने का सोच रही है वो। जितेंद्र तमतमाए, किस हक से वो हमारी जमीन के बारे में सोच रही है? बलराज ठंडे स्वर में बोला, दादाजी, वो जमीन मेरे नाम थी और मैंने अपनी बीवी को शादी के तोहफे में दे दी है। क्यों दी? दादाजी चिल्ला उठे, ये मेरा निजी मामला है, इसके लिए मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। बलराज का लहजा पहली बार सख्त हुआ। दादाजी ने व्यंग से कहा, वाह बेटा, अब दुश्मनों की बेटी को जमीन भी बांट दी जाएगी और वो जहां चाहेगी मुंह उठा के पहुंच जाएगी। आज तो मुझे शक होने लगा है तुम हमारे ही खून हो या नहीं। बलराज की आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन आवाज ठंडी और दृढ़ रही। दादाजी, दुश्मनों की बेटी होने के अलावा उसकी एक और पहचान है। वो सरदार बलराज राठौर की पत्नी है और यह पहचान उसकी बाकी सब पहचानों पर हावी हो रही है। बेहतर होगा कि उसे आप मेरी पत्नी के रूप में ही देखें। सरदार बलराज राठौर हर शब्द पर जोर देता हुआ बोला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। जितेंद्र राठौर गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए। बलराज ने फोन पर बीरपाल से सारी जानकारी ली और गुस्से में गाड़ी लेकर सीधे उस जमीन पर पहुंचा जहां इस वक्त रागिनी अपने दादा हसवंत के साथ मौजूद थी। वह बहुत खुशी खुशी अपने दादाजी को सारी प्लानिंग समझा रही थी कि अचानक बलराज को वहां आता देख वह एकदम संजीदा हो गई। किससे पूछकर आप यहाँ आई हैं? बलराज ने तमतमा कर पूछा। 1 मिनट, मेरी पोती को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी की मालिक है। जवाब दादा हसवंत की तरफ से आया। मैं आपकी पोती से नहीं, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि अगली बार आप बीच में दखल नहीं देंगे। बलराज सख्ती से बोला और रागिनी की कलाई थाम कर उसे अपनी गाड़ी की ओर ले गया। रास्ते पर खामोशी छाई रही। बलराज गुस्से में था। उसे जो बात रागिनी से सुननी चाहिए थी वो उसे किसी और से सुननी पड़ी। हवेली पहुंचते ही उसने कमरे में घुसते दरवाजा बंद किया। क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करने पर तुली हो? किसकी इजाजत से बाहर गई थी? बलराज गुस्से में बोला, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं रागिनी हूँ। वह हिम्मत करके बोली, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी ठोस नहीं थी। सामने खड़ा शख्स उसका पति था और अब उसे उसका हक भी मिल चुका था और वह उससे मोहब्बत करने लगी थी, तो उससे ज्यादा सख्ती भी नहीं दिखा पा रही थी। इस जमीन को हासिल करने के लिए तुमने राठौर खानदान का रास्ता बाखूबी तय किया है।
अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, सिर्फ शादी की है, तुम्हें कोई हक नहीं दिया। बलराज उसके करीब आया तो वह घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। कौन सा हक जताया मैंने? वह आगे बढ़ते हुए बोला। इतने दिन गुजर गए लेकिन तुम्हें छुआ तक नहीं। अपनी बात पर कायम हूँ तो किस हक की बात कर रही हो तुम? और अगर तुम्हें लगता है कि जब मन चाहे तुम इस हवेली से बाहर निकल जाओगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तुम सरदार बलराज राठौर की पत्नी हो। पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे बिना तुम बाहर नहीं जाओगी। वो पलटा ही था कि रागिनी की आवाज गूंजी। मुझे इस जमीन पर अस्पताल बनाना है, ये मेरा बरसों का सपना है। आप मुझे रोक नहीं सकते। नहीं रोक रहा, लेकिन मेरे बिना तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। जहाँ जाना होगा मेरे साथ जाओगी, बलराज ने सख्ती से कहा और कमरे से निकल गया। रागिनी मुंह बनाकर पीछे बैठ गई। बलराज सावर लेकर बाहर आया तो देखा कि वह अभी भी रो रही थी। वह तौलिए से बाल सुखाते हुए बोला, अब क्यों रो रही हो? उसका रोना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने मुझे सबके सामने डांटा। वो सुबकते हुए बोली। किसके सामने डांटा? बलराज हैरानी से बोला। वहां जब दादाजी खड़े थे, जिस तरह मुझे पकड़कर आप ले आए, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। रागिनी की बात सुनकर बलराज सन्न रह गया। बलराज को पहली मुलाकात वाली रागिनी ही याद आ रही थी, वही जिस पर उसका दिल फिदा हुआ था। लेकिन ये तो कोई और ही रागिनी थी। मैंने तुम्हें डांटा नहीं था रागिनी, बस गुस्से में बात की थी। वो सफाई देने लगा। झूठे हैं आप, अभी कमरे में लाकर कितना डांटा था। रागिनी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। तो तुम्हें फर्क पड़ा? बलराज ने कुछ ठहर कर पूछा। हाँ, बुरा लगा। रागिनी ने सर झुकाकर कहा। मिसेज राठौर अब बदल गई हैं। बलराज बुदबुदाया। कहा भी तो क्या कहा? रागिनी ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। बलराज का दिल चाहा कि उसके आंसू पोंछ दे, मगर बिना उसकी इजाजत छूना उसे गवारा ना था। इस बात का मान रखते हुए उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और पीछे हट गया। मुझे वहां अस्पताल बनाना है तो घर बैठकर तो नहीं बना सकती ना, मुझे वहां जाना होगा। सबसे पहले तो नक्शा पास करवाना होगा। रागिनी बोली। रुकिए, सब सरकारी काम हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल बनकर आपको मिल जाएगा। और कुछ? बलराज ने कहा। आप सच कह रहे हैं? रागिनी को यकीन नहीं हुआ। क्यों? मतलब सिर्फ जमीन की बात थी ना, ये अस्पताल क्यों बनवाएंगे आप? इसके बदले में क्या चाहेंगे? उसने सवाल किया। बलराज हंस पड़ा। रागिनी, तुम इम्पॉसिबल हो, कहकर वो सिर हिलाता बिस्तर की ओर बढ़ गया। देखते ही देखते हालात ऐसे बने कि अस्पताल का काम शुरू हो गया। रागिनी तो बस हैरान रह गई। बलराज अपनी निगरानी में हर काम करवा रहा था। वो हर चीज उम्दा और बेहतरीन लगवा रहा था। दादा जितेंद्र खून का घूंट पीकर रह जाते, क्योंकि बलराज किसी की नहीं सुनता था। इन दिनों वो घर भी देर से लौट रहा था। दोनों के बीच अब पहली वाली कड़वाहट नहीं रही थी। नफरत भी जैसे खत्म हो गई थी। फिर अचानक एक दिन रागिनी के दादा हसवंत की तबीयत बिगड़ गई। रागिनी परेशान थी वहां जाने के लिए, मगर बलराज ने उसे मना किया था कि वो अकेले कहीं नहीं जाएगी। वो बार बार उसका नंबर मिलाती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इंतजार करते करते रात हो गई। ना तो बलराज आया और ना ही उसने कोई खबर दी। उधर उसी दौरान दादा हसवंत का देहांत हो गया। रागिनी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो कविता जी के साथ चौधरी हवेली के लिए निकल गई। वहां पहुंची तो मातम पसरा हुआ था। औरतें रो रही थी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें दादाजी बहुत याद कर रहे थे रागिनी, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते थे। अपनी आखिरी सांस में बस तुम्हारा ही नाम लेते रहे। उसकी चाची ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा। तो रागिनी भी खुद को रोने से रोक नहीं पाई। किससे कहती कि उसके गांव का सरदार ही उसकी राह में दीवार बना था, जिसकी वजह से वो दादाजी से मिल नहीं पाई। उसे ये तक नहीं पता था कि सरदार बलराज राठौर आया भी था या नहीं। अब उसे उससे कोई उम्मीद, कोई रिश्ता बाकी नहीं लगा। उसे लगा कि उस शख्स के अंदर तो जज्बात ही नहीं है। उसका दिल टूट गया। एक हफ्ते बाद कविता जी उसे लेने आई। उस पूरे हफ्ते में उसकी बलराज से कोई बात नहीं हुई, ना ही आमना सामना। जैसे ही वो कविता जी के साथ घर लौटी, उसने बलराज को कमरे में देखा। वो आम दिनों से हटकर कमजोर सा थका हुआ लग रहा था, लेकिन रागिनी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह तो अपने ही दुख में डूबी हुई थी। आप इस कदर बेरहम हो जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो रोते हुए उसके
सामने आई। बलराज उसका हाथ पकड़ना चाहता था, मगर रागिनी ने गुस्से से हाथ झटक दिया। खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश भी की। वो तेज लहजे में बोली, वहाँ मेरे दादाजी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, मुझसे मिलने की ख्वाहिश दिल में लेकर चले गए और आपको एक बार भी मुझसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। पूरा 1 हफ्ता बीत गया और आप मुझसे मिलने तक भी नहीं आए। वो हिचकियों के बीच घुटते हुए बोल रही थी, जबकि बलराज खामोश खड़ा रहा। आई हेट यू बलराज राठौर, आई हेट यू। मुझे आपके साथ अब 1 मिनट भी नहीं रहना। वो दुख से चिल्लाई, बस बहुत हो गया। आप इसे बताते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या है आपके साथ? तभी अचानक से ऐशा राठौर वहां आ गई। ऐशा, जाओ यहाँ से। बलराज ने गुस्से से उसे बाहर जाने को कहा। नहीं जाऊंगी, इस लड़की को सच बताकर ही जाऊंगी। क्यों? ये आप पर इल्जाम लगा रही है, वरना सच तो ये है। ऐसा भी गुस्से में थी। ऐसा कौन सा सच है ऐशा जो तुम्हें पता है और बलराज राठौर की बीवी को नहीं पता? रागिनी भी तमतमाते हुए बोली, सच जानना है ना तो सुनो। तुम्हारे हॉस्पिटल को बनवाने के लिए इस शख्स ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी। तुम्हारे कजिन भाई विपुल ने उस रात इस पर जानलेवा हमला किया था, गोलियां चलाई थी। एक गोली तो दिल के पास से गुजर गई। 2 दिन तक ये कोमा में रहा, मौत के मुंह से वापस आया है ये, और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। इतनी खुदगर्ज हो तुम। रागिनी चौधरी, बस बहुत हो गया। अचानक से सरदार बलराज राठौर गुस्से से चिल्लाया तो ऐशा सहम कर चुप हो गई। रागिनी चौधरी नहीं, रागिनी राठौर, उसने तुनक कर कहा। अब जाओ यहाँ से। वो इतने गुस्से और सख्त लहजे में बोला कि ऐशा आंखों में आंसू लिए पीछे हटती चली गई और रोते हुए वहां से बाहर निकल गई। बलराज की निगाह उस नाजुक लड़की पर उठी जो ऊपर से बहुत मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। उसका सिर झुका था, मगर आंसू रुक नहीं रहे थे। एक दिल दर्द से भरा हुआ था। बलराज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, पास आकर उसका झुका हुआ चेहरा उठाया। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। वो लड़ने की कोशिश कर रही थी। बलराज ने उसके गालों से आंसू पोंछे। इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से भी प्यारा है। रागिनी खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लग गई, जोर से रोने लगी। अब वो बलराज के बिना नहीं रह सकती थी। उसने मान लिया कि अपने दिल के आगे हार चुकी है। उसे बलराज चाहिए था। सामने खड़ा ये आदमी उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा हो गया था। उसका खुद ब खुद उसके करीब आना बलराज को एक अनजानी खुशी दे गया। उसने अपने गले से उसे लगा लिया। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। बलराज उसके दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था और उसका अपना दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जरा पीछे हटकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा। उसके दिल को सुकून सा मिल गया। इतने दिनों से बेचैन दिल को करार आया। उसने उसकी आंखों में देखा। वो लगातार बंद आंखों से रोती चली गई। दोनों की आंखें बंद थीं कि अचानक बलराज ने उसका चेहरा उठाया, धीरे से उसका हाथ दबाया। रागिनी घबराई थी, मगर उसे इशारा करके उसने चुप कराया। कहा था ना, जिस दिन तुम खुद चलकर आओगी उस दिन तुमसे अपना हक लूंगा। आज तुम्हारी पहल ने मुझे अपना हक लेने पर मजबूर कर दिया है। बलराज ने लाइट डिम की। उसके बाएं कंधे पर सफेद बनियान के नीचे जख्म नजर आया, जिस पर पट्टी बंधी थी। रागिनी घबरा गई और तुरंत जख्म छू लिया। ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? उसकी आंखें भर आईं। बलराज ने उसका सिर तकिए पर रखा और मुस्कुराकर बोला, मेरी तकलीफ से तुम्हें तकलीफ हुई है? ये सोच आधी तकलीफ तो वैसे ही चली जाती है और तुम ये सब बोलकर मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। रागिनी ने भी बिना किसी रोक टोक के सरदार बलराज राठौर को अपना लिया। अगली सुबह उनके एक होने के बाद की सबसे खूबसूरत सुबह थी। बलराज ने रागिनी से उस दिन के लिए माफी मांगी जब वह उसके दादाजी के सामने उस पर नाराज हुआ था। उसने रागिनी से कहा कि रागिनी, मैं तुम पर रोक टोक लगाना नहीं चाहता, लेकिन यह गांव और यहाँ के लोग तुम्हें दुश्मन के परिवार का समझते हैं और तुम्हारे कजिन भाई पर भी मुझे शक था
कि वह भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता और फिक्र रहती थी, तभी मैंने तुम्हें अकेले बाहर जाने से मना किया। अगर मैं तुमसे सीधे सीधे यह सब कहता तो तुम नहीं मानती, क्योंकि तुम एक हिम्मती लड़की हो और आसानी से तुम्हें डर नहीं लगता। इसीलिए मैंने तुम्हें सख्ती से समझाया था, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे दादाजी को भी बुरा लगा। मुझे मालूम है वह तुमसे बहुत प्यार करते थे और दादाजी के सामने डांटने से कोई इंसल्ट नहीं होती। वह तो तुम्हारे अपने हैं। अगर कोई और वहां होता तो मैं बिल्कुल भी तुमसे तेज आवाज में बात नहीं करता, और उनके अंतिम समय में मैं तुम्हें उनसे मिलवाने भी नहीं ले जा पाया। मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। मेरे कहने का बस यह मतलब था कि तुम अकेले बाहर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बाहर अकेले खतरा है। मैंने उस दिन के बाद में दादाजी को फोन किया था और उन्हें बता दिया था कि आखिर मैंने तुम पर गुस्सा क्यों किया और उनसे माफी मांग ली थी। उन्होंने मेरी बात को समझा था और वह मुझसे नाराज नहीं थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि दादाजी की तबीयत इतनी जल्दी खराब हो जाएगी और मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और आगे से अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो अगर मैं मौजूद नहीं हूँ तो तुम किसी भी परिवार के सदस्य के साथ या फिर सिक्योरिटी के साथ वहां जा सकती हो। तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक मैसेज मुझे डाल देना जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम कहाँ गई हो, सिर्फ फिक्र के चलते। रागिनी ने बलराज को गले से लगाया और बोली, बलराज तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और मैं तुम पर गुस्सा करने लगी। बलराज बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने ही तुम्हें बताने से मना किया था, क्योंकि तुम वैसे ही अपने दादाजी के दुख में थी। मैं तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहता था। रागिनी ने कहा कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला, जिसे मेरी इतनी चिंता और फिक्र है, और मेरी ख्वाहिशों के लिए उसने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। बलराज ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और अपने प्यार के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। आज तकरीबन 1 साल बाद अस्पताल का उद्घाटन था। रागिनी से कहीं ज्यादा बलराज खुश था। उसने अपने दादाजी जितेंद्र राठौर के हाथों से इसका उद्घाटन करवाया। पूरा गांव उस अस्पताल के बनने से खुश था और जितेंद्र राठौर की तारीफ कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि ये सब जितेंद्र राठौर के कहने पर हुआ है, जबकि रागिनी और बलराज ने भी यही दिखाया। बरसों की दुश्मनी को खत्म कर दिया गया। दिलों को साफ करके सभी ने एक दूसरे को अपनाया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ बलराज का था, जिसने विपुल को भी माफ कर दिया ताकि गुस्से और बदले में वो कोई गलत कदम ना उठाए। थैंक यू सरदार जी, रागिनी धीमे से बोली। जब वो सब मेहमानों से थोड़ा दूर हटकर खड़ा था, बलराज मुस्कुराया। पति पत्नी के बीच थैंक यू नहीं होता, हाँ बदले में कुछ वक्त मिल जाए तो मोहब्बत और बढ़ जाएगी। वो आंख मारते हुए बोला, एक दिल दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है। इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से भी प्यारा है। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बलराज ने रागिनी को कुछ दिन पहले ही ये बता दिया था कि उसके मम्मी पापा की हत्या राठौर परिवार ने नहीं की है, बल्कि गांव के उन लोगों ने की है जिनकी बेटी उनके गांव के किसी लड़के के साथ चली गई थी। वो लोग बदले में अंधे थे और इसीलिए उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। लेकिन अब दोनों गांव के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी थी और तुम्हारे माँ बाप के कातिल को उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है। अब वह जेल में कैद हैं। और रागिनी अब सिर्फ रागिनी राठौर नहीं, बल्कि डॉक्टर रागिनी राठौर बन चुकी थी। उसका बरसों का सपना अब पूरा हो चुका था। दोस्तों, प्यार एक ऐसी भावना है जो नफरत को भी मिटाने की ताकत रखती है। सच्चा प्यार बहुत ही किस्मत से मिलता है। अगर आपके नसीब में सच्चा प्यार है तो उसे स्वीकार लेने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सबकी किस्मत में नहीं होता। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो को हाइप भी दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।